जय श्री राम दोस्तों, स्पिरिचुअल ज्ञान हिंदी कहानी में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज की कहानी है जोरदार सबक। छोटे से शहर में अपना जीवन व्यतीत करने वाली मालती जी सरकारी बैंक में सेल्स मैनेजर के पद से 2 वर्ष पहले ही रिटायर हुई थी। सुख से अपने पति के साथ अपना जीवन गुजार रही थीं, लेकिन धूम्रपान करने की आदत ने उनके पति को अपने आगोश में ले लिया। जीवन साथी के चले जाने से मालती जी अंदर तक टूट गई थी। फिर बेटे और बहू के कहने पर उनके साथ सूरत आ गई। उनका जीवन एकदम ही बदल गया था। पति का साथ तो छूट ही चुका था, लेकिन साथ ही साथ उनकी 35 वर्षों की पुरानी गृहस्थी भी छूट गई और छूट गया वह आस पड़ोस भी, जो हर समय सुख दुख में उनका साथ देता था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी चुपचाप उदास भाव से मालती जी विचारों में खोई हुई थी। सुबह का समय था। कुछ लोग मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन कर रहे थे, तो कुछ लोग गरीबों में प्रसाद बांट रहे थे, तो वहीं कुछ बुजुर्ग बेंच पर बैठे अपना जमाना याद कर रहे थे। लेकिन मालती जी अपनी ही दुनिया में खोई हुई थी। तभी अचानक एक आवाज़ उनके कानों में पड़ी, हमेशा मुस्कुराते रहिए, भगवान की दी हुई ये ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत है। मालती जी ने देखा तो लगभग 50-55 वर्ष के एक बुजुर्ग आदमी उनके पास खड़े हुए उनकी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। ना चाहते हुए भी मालती जी बदले में मुस्कुराने लगी। इस अनजान शहर में पहली बार किसी ने उनसे बात की थी। मालती जी के हाथ में भगवान का प्रसाद देते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति बोले, मेरा नाम जयप्रकाश है, मैं यहीं पास वाली बिल्डिंग में रहता हूँ। आपको पहले कभी नहीं देखा इस मंदिर में। क्या हुआ, आप बहुत परेशान लग रही हैं? पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़िए, चलने का नाम ही ज़िंदगी है। ऐसा कहते हुए वह बुजुर्ग व्यक्ति अपने घर की ओर चले गए और मालती जी उनके जाने के बाद मन ही मन बोली, ज़िंदगी में कोई दुख ना हो तो उन्हें ज़िंदगी खूबसूरत ही लगेगी। ज्ञान तो सब देते हैं, लेकिन हमारे ऊपर क्या बीत रही है ये तो हम ही जानते हैं। अब मालती जी मन की शांति के लिए रोज़ मंदिर आने लगी और लगभग हर रोज़ जी जयप्रकाश जी से नमस्ते और राम राम हो जाती थी। एक बार जयप्रकाश जी ने पूछ ही लिया, क्या आप कहीं बाहर से आई हैं? तो मालती जी बोली, दरअसल पहले मैं कासगंज में रहती थी। बेटा और बहू दोनों ही नौकरी करते हैं ना, और मेरा पोता अभी बहुत छोटा है, इसलिए उसकी देखभाल करने के लिए बेटा और बहू मुझे यहाँ ले आए। पति के देहांत के बाद मैं कासगंज में बिल्कुल ही अकेली हो गई थी। मेरी बेटी का ससुराल भी यहीं सूरत में ही है। यही सोचकर मैं यहाँ चली आई। फिर चंद्रप्रकाश जी बोले, सूरत शहर में आपका स्वागत है, चलिए आपको दूसरे हम उम्र लोगों से भी मिलवाता हूँ। दरअसल यहाँ मंदिर के पीछे ही एक बहुत बड़ा पार्क है, जहाँ हम सब बुजुर्ग पूजा पाठ करने के बाद एक साथ बैठ के बातें करते हैं। हम लोगों का एक ग्रुप भी बना हुआ है, जहाँ हम सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं, हंसते और बतियाते हैं। कभी भजन गाते हैं तो कभी पुराने गाने भी गुनगुना लेते हैं। कभी जन्मदिन मनाते हैं तो कभी त्योहार। उनकी बातें सुनकर मालती जी को खुशी हुई और उन्होंने ग्रुप में शामिल होने की इच्छा जताई। तो जयप्रकाश जी ने उन्हें ग्रुप के अन्य सदस्यों से मिलवाया और उस ग्रुप में उन्हें भी शामिल कर लिया। उस ग्रुप के अधिकतर लोग अपना जीवन साथी खो चुके थे। किसी को कोई बीमारी थी तो किसी को कुछ, लेकिन मालती जी यह देखकर हैरान थी कि सभी लोग जिंदा दिल थे और ऊर्जा से भरपूर जीवन जी रहे थे। उन लोगों से मिलकर मालती जी की उदासी कहीं दूर चली गई। हर रोज़ सुबह और शाम को सब लोगों के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लगी। अक्सर मालती जी अपनी बेटी को फ़ोन करके पार्क में आने वाले बुजुर्गों के बारे में बता दिया करती थी। माँ के हम उम्र लोगों के साथ मेल जोल की बात सुनकर उनकी बेटी को बहुत खुशी हुई। एक दिन मालती जी ने नोटिस किया कि पार्क में आने वाले सभी बुजुर्ग उनसे बड़े थे, परंतु सब लोग चुस्त और दुरुस्त थे, अपने आप को अप टू डेट रखते थे। जब घर जाकर उन्होंने अपना चेहरा आईने में देखा तो उन्हें लगा वह समय से पहले ही बूढ़ी हो रही हैं। यही सोचकर वे बाज़ार से हेयर कलर खरीद कर ले आई और अपने बालों को कलर कर लिया। फिर अलमारी खोली और अपने पति की दी हुई सबसे खूबसूरत साड़ी पहन ली और आईने में देखकर मुस्कुराती हुई खुद से ही बात करने लगी। यह हुई ना बात। शाम के समय जैसे ही वह मंदिर जाने के लिए बाहर निकलने लगी, उसी समय उनकी बहू की नज़र उन पर पड़ी।
देखकर उसका मुंह खुला का खुला रह गया और बोली, यह सब क्या है माँ जी? उसने झट से अपने पति को आवाज़ लगाई, देखिए तो ज़रा, आखिर क्या हो गया है तुम्हारी माँ को? यह क्या सजने संवरने की उम्र है? जैसे ही बेटे ने उनकी ओर देखा तो मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगा। तभी बहू बोली, माँ जी, यह सब पहनने की आपकी उम्र नहीं है, और अब तो पापा जी भी नहीं रहे। बेटे और बहू का व्यवहार देखकर मालती जी का दिल टूट सा गया और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ गईं। अब उनका मंदिर जाने का भी मन नहीं हुआ। सोचने लगी कि अगर आज अच्छे से तैयार हो गई तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया। आज तक तो मैं बहू को किसी बात के लिए नहीं टोका। अपनी मर्जी से पहनती है, खाती है, बाहर जाती है, पर मैं तो हमेशा यही सोचती थी कि वक्त बदल चुका है। बड़े शहरों में लोग मॉडर्न हैं। आज मैं थोड़ा सा खुद के बारे में क्या सोचा तो मेरा मजाक बना दिया। उनकी आंखों से बहते हुए आंसू उनके गालों को भिगो रहे थे। तभी उनके मोबाइल पर उनके ग्रुप के सदस्यों के फ़ोन आने लगे। उसी समय मालती जी खड़ी हुई और खुद से बोली, नहीं, ये मेरी ज़िंदगी है, इसे मैं अपने मुताबिक जीऊँगी। ऐसा कहते हुए मैं मंदिर चली गई। अब मालती जी अपनी मर्जी से जीने लगी थी। उनकी पेंशन से उन्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाता था, जिसे आज तक वह अपने बेटे और बहू को देती आई थी। लेकिन इस महीने उन पैसों को उन्होंने अपने ऊपर खर्च कर लिया। मंदिर भी उनकी बहुत सारी सहेलियां बन गई थीं, जिनके साथ बाजार जाकर वे अपने लिए अपनी मनपसंद के कपड़े और वस्तुएं खरीद लाया करती थीं। लेकिन बहू को यह सब भी फूटी आंख नहीं सुहाता था और अपने पति के कान भरते हुए कहने लगी, आप माँ जी को रोकते क्यों नहीं? कितना फालतू खर्च करने लगी हैं। हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं देती। उनके यहाँ आने से हमारा खर्चा भी तो बढ़ गया है। अपनी पत्नी की बातों में आकर मालती जी का बेटा अजय उनके पास आया और कहने लगा, माँ जी, इस बार आपने पेंशन के पैसे हमारे हाथ में क्यों नहीं दिए? उसकी बात को सुनकर मालती जी हैरान रह गईं। तभी उनकी बहू बोली, अरे इस उम्र में इतनी फिजूल खर्ची की क्या बात है? अरे आप मंदिर दर्शन करने के लिए जाती हो या आज़ाद पंछी बनकर उड़ने के लिए? उसी समय मालती जी बोली, बहू, मैंने तुम लोगों को अपने तरीके से जीने की पूरी आज़ादी दी है। अब तुम लोग मेरी आज़ादी तय नहीं कर सकते। मैं जो करूँगी अपनी मर्जी से करूँगी। उनकी यह बात सुनकर बेटा बहू चुप हो गए। मालती जी पाक कला में बहुत निपुण थी। एक दिन उन्होंने घर पर मूंग दाल का हलवा बनाया तो वह थोड़ा सा हलवा अपनी भजन मंडली के ग्रुप के सदस्यों के लिए लेकर चली गई और सभी लोगों को खिलाने लगी। लेकिन जयप्रकाश जी ने लेने से मना कर दिया। तो मालती जी ने पूछा, क्या आपको मूंग दाल का हलवा पसंद नहीं है? तो जयप्रकाश जी बोले, मूंग दाल का हलवा तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर की बीमारी है, इसलिए मैं बाहर का मीठा हलवा नहीं खा सकता और घर पर मुझे बनाना आता नहीं है, इसलिए मैंने मूंग दाल का हलवा खाना ही छोड़ दिया। इस पर मालती जी बोली, तो क्या आपके घर में कोई नहीं है? मालती जी की बात सुनकर जयप्रकाश जी कुछ नहीं बोल पाए। आँख से 2 आंसू निकलकर उनके गालों तक आ गए और चुपचाप घर की ओर चल दिए। 2 दिन बीत चुके थे, लेकिन जयप्रकाश जी मंदिर में नहीं आए थे। ग्रुप के सदस्यों से पूछा तो पता चला कि वे फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं। मालती जी को मन ही मन उनकी चिंता सता रही थी। बार बार उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा उनके सामने आ रहा था। जैसे ही घर जाने के लिए मंदिर के पार्क से निकली तो उनके कदम जयप्रकाश जी के घर की तरफ मुड़ गए। गार्ड से उनके फ्लैट का नंबर पूछा और उनके दरवाजे पर जाकर बेल बजाई। जयप्रकाश जी ने लड़खड़ाते कदमों से चलकर दरवाज़ा खोला। जैसे ही उन्होंने दरवाजे पर खड़ी मालती जी को देखा तो वह चौंक गए और फिर उन्हें अंदर बुलाया। ऐसी हालत देखकर मालती जी हैरान रह गई और बोली, आपकी तबीयत इतनी ख़राब है, लेकिन घर पर आपकी देखभाल के लिए कोई नहीं है। तो जयप्रकाश जी बोले, दरअसल मैं अकेले ही रहता हूँ। यह बात सुनकर मालती जी को बड़ी हैरानी हुई कि जिंदा दिल इंसान और बिल्कुल अकेला, और अब वह बीमारी की हालत में है तो उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। फिर मालती जी ने ग्रुप के अन्य सदस्य को फ़ोन करके बुलाया। जयप्रकाश जी ने बहुत मना किया, लेकिन मालती जी ने कहा, जिस व्यक्ति ने मुझे जीना सिखाया
उसे मैं अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ। थोड़ी ही देर में उनकी मदद से मालती जी जयप्रकाश जी को डॉक्टर के पास ले गईं। दवाइयाँ देते हुए डॉक्टर ने अच्छी खुराक और समय पर दवाई लेने की हिदायत दी, लेकिन उनके खाने पीने की समस्या थी। मालती जी सहित ग्रुप के 2 अन्य महिला सदस्य ने उनके घर पर तीनों वक्त का खाना बनाकर भेजने की जिम्मेदारी ली। समय समय पर मालती जी उन्हें दवाइयाँ लेने की भी हिदायत देती रहती थी। कुछ ही दिनों में जयप्रकाश जी बिल्कुल ठीक हो गए और वापस मंदिर में आने लगे। एक दिन मालती जी उनसे पूछ ही बैठी कि क्या आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। आज मालती जी की बात को जयप्रकाश जी टाल नहीं पाए और अपने अतीत के पन्ने एक एक करके पलटने लगे और मुस्कुराते हुए बोले, वह भी क्या दिन थे जब मैं अपनी पत्नी को ब्याह कर घर लाया था। कितने हसीन सपने सजाए थे हम दोनों ने। शादी के 12 साल तक हमारा कोई बच्चा नहीं हुआ था। काफ़ी समय तक डॉक्टर का इलाज करवाया तो उसके बाद हमें खुशखबरी सुनाई पड़ी और हमारे बेटे का जन्म हुआ। अपने छोटे से परिवार में हम लोग बहुत खुश थे, लेकिन वह खुशियाँ शायद भगवान को मंजूर नहीं थी। अभी बेटा 6 साल का ही हुआ था कि एक दिन पता चला मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर है, और जब तक पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दिन रात मेरा ख्याल करने वाली, मेरी सेवा करने वाली, मेरी जीवन संगिनी, मेरी अर्धांगिनी इस दुनिया को छोड़कर विदा हो गई, हमेशा हमेशा के लिए। बोलते बोलते जयप्रकाश जी का गला रुंधने लगा। रिश्तेदारों ने मुझे दूसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन मैं अपने इकलौते बेटे को सौतेली माँ के हवाले नहीं करना चाहता था। माँ और पापा दोनों का प्यार मैंने उसे अकेले ही दिया, लेकिन उसे किसी चीज़ की कभी कभी महसूस नहीं होने दी। लेकिन देखिए बेटे ने क्या किया, 15 दिन के लिए विदेश घूमने जा रहे हैं, यह कहकर बेटा और बहू निकले थे। और बाद में पता चला जिस मकान में हम रहते थे, बेटे ने वह मकान विदेश जाने से पहले ही बेच दिया था और ख़रीदारों को बोलकर गया था कि 1 महीने बाद मकान खाली करवा लेना। उसके बाद बेटा फिर कभी लौट कर नहीं आया। फिर भरी आंखों से जयप्रकाश जी बोले, अगर मेरे पास रिटायरमेंट का पैसा एफडी में ना रखा होता तो मैं सड़क पर आ जाता। इस पैसे से मैंने यह 2 कमरों का मकान खरीदा और यहाँ रहने लगा। कहते कहते जयप्रकाश जी की आंखों से आंसुओं का झरना बह निकला। मालती जी ने उन्हें हौसला दिया और कहा, अरे आप ही तो हैं, मुझे कहते हैं कि हर पल मुस्कुराते रहना चाहिए, और अब आप ही ये बात भूल गए। उन दोनों को एक दूसरे में एक सच्चा दोस्त दिखाई देता था, जिसके साथ वे अपना सुख दुख बांट सकते थे। कुछ दिन गुजरने के बाद जब एक दिन मालती जी मंदिर में दर्शन करके पीछे अपने दोस्तों से मिलने के लिए पार्क में आईं, तो यह देखकर हैरान रह गईं कि ग्रुप के सभी लोगों ने एक बड़ा सा केक मंगवाया हुआ था। जैसे ही वे वहां पहुंची, जन्मदिन मुबारक हो मालती जी। मालती जी को तो खुद भी याद नहीं था कि आज उनका जन्मदिन है। सभी लोगों का इतना प्यार देखकर उनकी आंखों से खुशी के आंसू झलक आए। केक काटकर सभी ने मोबाइल से तस्वीर ली। सब लोगों ने मिलकर एक बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी मालती जी को तोहफे में दी। फिर मालती जी ने पूछा, आप सबको कैसे पता चला कि आज मेरा जन्मदिन है? तो जयप्रकाश जी बोले, आजकल सोशल मीडिया से सब कुछ पता चल जाता है। जन्मदिन मनाकर मालती जी अपना तोहफा लेकर घर पहुंची तो उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। जैसे ही बहू की नज़र उस साड़ी पर पड़ी तो बोली, अरे ये तो कितनी खूबसूरत साड़ी है, तुम मेरे लिए लेकर आए हो अजय? थैंक यू सो मच। तभी अजय चौंक कर बोला, नहीं मैं तो नहीं लेकर आया हूँ। तभी मालती जी फ्रेश होकर आईं और बोली, यह साड़ी मेरी है बहू। फिर बहू बोली, साड़ी तो बहुत खूबसूरत है माँ जी, लेकिन आप इसका क्या करोगी? यह साड़ी मैं ले लेती हूँ। ऐसा कहते हुए जैसे ही साड़ी उठाने के लिए उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मालती जी ने वह साड़ी उठाते हुए कहा, नहीं, यह साड़ी मेरे लिए बहुत अनमोल है। बहू अपनी सास का मुंह देखते रह गई। फिर मालती जी ने कहा, दरअसल आज मेरा जन्मदिन था, इसीलिए मंदिर के भजन मंडली ग्रुप ने सभी लोगों ने मुझे मिलकर ये तोहफा दिया है।
यह बात सुनकर बेटा और बहू दोनों हैरानी से बोले, आपका जन्मदिन आज था माँ? ऐसा कहते हुए उन दोनों का सर शर्म से झुक गया। फिर उनका बेटा बोला, माँ आप अपना जन्मदिन कभी मनाती नहीं हो ना, इसलिए हमें याद नहीं था। उसी समय मालती जी पुराने समय की यादों में खो गई, जब वह अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर पूरा दिन रसोई में खड़े खड़े उनकी पसंद के पकवान बनाती थी और शाम को उनके दोस्तों को बुलाकर पार्टी देती थी। लेकिन फिर सोचने लगी कि समय समय की बात है, जब बेटा और बहू अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं तो बड़ों को भी अपने लिए जीना चाहिए। लेकिन बहू को अपने सास में यह परिवर्तन रास नहीं आ रहा था। एक दिन जब मालती जी अपनी भजन मंडली से मिलने गईं तो अपना मोबाइल साथ ले जाना भूल गईं। उस दिन बहू और बेटा जल्दी घर आ गए थे। बहू की नज़र सासू माँ के मोबाइल पर गई तो उठाकर चेक करने लगी, लेकिन जब देखा कि सासू माँ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर हैं तो वह तो दंग ही रह गई। तुरंत नमक मिर्च लगाकर अपने पति को जयप्रकाश जी द्वारा भेजे गए गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेज दिखाने लगी, तो बेटे को भी माँ में खोट ही दिखाई देने लगा। बस फिर क्या था, जैसे ही मालती जी घर वापस लौटी तो बेटा और बहू दोनों जैसे तैयार ही बैठे थे उन पर बरसने को। अपनी माँ को कुछ बोलने का मौका दिए बगैर उनके चरित्र पर उंगली उठाने लगे। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मालती जी शॉक्ड रह गई। फिर खुद को संभालते हुए बोली, क्यों बहू, 2 दिन पहले ही अपने कॉलेज के दोस्तों के लिए तुमने घर पर पार्टी रखी थी, जिसमें तुम्हारे कॉलेज के सभी दोस्त आए थे, जिसमें पुरुष भी थे और महिलाएं भी थीं। लेकिन मैंने तो तुम्हारे चरित्र पर कभी कोई उंगली नहीं उठाई, फिर तुम मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? मालती जी के मुंह से 2 टुक जवाब सुनकर उनकी बहू के पास शब्द नहीं बचे थे और पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। अगले दिन बेटे और बहू के ऑफिस जाने के बाद जैसे ही मालती जी बाहर आंगन में कपड़े सुखाने गईं तो फर्श पर पानी गिरा होने के कारण उनका पैर फिसल गया और धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़ी। उनके हाथ में गंभीर चोट आई और कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उनके पोते ने तुरंत फ़ोन लगाकर अपने पापा को सारा हाल बताया और उन्हें जल्दी आने को कहा। डॉक्टर से चेकअप करवाया तो पता चला हाथ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर हाथ पर प्लास्टर चढ़ाकर और दवाइयाँ देकर शाम तक उन्हें घर भेज दिया। लेकिन अब उनका मंदिर जाना छूट गया था। जयप्रकाश जी उन्हें फ़ोन करते या मैसेज करते तो वे किसी भी बात का जवाब नहीं देती थी। चुपचाप लेटे हुए बस आंसू बहाती रहती। काम वाली बाई घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख जाती और बेटा और बहू रोज़ाना अपने काम पर चले जाते। दोनों में से किसी ने भी एक दिन की छुट्टी लेना भी ज़रूरी नहीं समझा। मालती जी को उठने बैठने में भी कष्ट होता था, लेकिन किसी को भी फ़र्क नहीं पड़ता। एक दिन उनके सारे बुज़ुर्ग सदस्य उनके घर आ गए। किसी के हाथ में फूल थे तो किसी के हाथ में गेट वेल शून के कार्ड थे। कोई समोसे लेकर आया था तो कोई सेब। उन्हें देखकर बिस्तर पर पड़ी मालती जी को ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई अपना मिल गया हो। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। हंसी मजाक करते हुए अपने स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद उठाया। हंसते बतियाते 1 घंटा बीत गया। अब मालती जी को चिंता होने लगी थी, क्योंकि उनके बेटे और बहू के आने का वक्त हो गया था। अंदर ही अंदर उन्हें डर लग रहा था कि बहू क्या बोलेगी। उस समय दरवाजे की घंटी बजी और बेटा और बहू अंदर आ गए। अंदर का दृश्य देखकर वे हैरान रह गए। सब लोगों की जाने के बाद उनकी बहू बोली, ये मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जिसे देखो मुंह उठाए चला आता है। माँ जी, आप हमारे सामने तो दर्द का नाटक करती हो और हमारे पीठ पीछे अपने दोस्तों को बुलाकर घर में पार्टी करती हो। कुछ तो शर्म कीजिए। आपकी इन्हीं हरकतों का हमारे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? बहू की इतनी जली कटी बातें सुनने के बाद भी मालती जी चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटी रहीं। आज उन्हें अपने पति की याद सता रही थी। सोचने लगी कि उनके रहते क्या मजाल थी जो कोई मुझे पर उंगली उठा सके, और आज अपमान के कड़वे घूंट पीने पर भी मैं मजबूर हूँ। दिन बीतने लगे और लगभग 1.5 महीने बाद
मालती जी के हाथ का पलस्तर उतार दिया गया। अब वह फिर से पार्क जाने आने लगी थी। धीरे धीरे करके उनके चेहरे की मुस्कुराहट भी वापस आने लगी थी, लेकिन बहू के ताने थे जो बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। और बेटा सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देता। घर के माहौल से परेशान होकर एक दिन मालती जी ने ठान लिया, बस अब और नहीं, जीवन की सांझ तो हो ही चुकी है और ना जाने कब इस ज़िंदगी का भी अंत हो जाए, तो इससे पहले मैं स्वयं के लिए जीना चाहती हूँ। जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वह करना चाहती हूँ। बेटे और बहू का मोह छोड़ते हुए एक दिन उन्होंने फैसला कर लिया कि सामने की बिल्डिंग में एक कमरे का फ्लैट किराए पर ले लेंगी। बेटे ने रोकना चाहा तो मालती जी ने स्पष्ट कह दिया कि अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। तभी उनकी बहू बोली, हाँ हाँ, अब पंख जो लग गए हैं आपको, तो अब तो आज़ाद ही घूमेंगी। बदले में मालती जी गुस्सा करने की बजाय मुस्कुराते हुए बोली, बिल्कुल, अब मैं अपने अधूरे सपने पूरे करूंगी। उन्होंने अपना सामान पैक किया और अपने फ्लैट में शिफ्ट हो गई। उनकी इतनी पेंशन तो आती ही थी कि काम वाली बाई लगा सकें और अपना खर्चा आसानी से निकाल सकें। अब मालती जी अपनी ज़िंदगी में सुकून से जी रही थीं। उनका बेटा और पोता कभी कभार उनसे मिलने आ जाते थे, लेकिन बहू से इतना भी कष्ट ना किया गया। अक्सर जयप्रकाश जी शाम की चाय उनके घर पर ही पीते थे। अक्सर उनकी भजन मंडली के मेंबर भी उनके घर आते जाते रहते थे। अब मालती जी स्वयं को आज़ाद महसूस कर रही थी। अपने अलग रहने की बात मालती जी ने अपनी बेटी को भी बता दी थी। इस बात से उसे थोड़ा सा दुख तो पहुंचा था, लेकिन एक सुकून भी था कि उसकी माँ अब अपनी मर्जी से जी पाएगी। एक दिन मालती जी हैरत में पड़ गईं जब उन्होंने अपने घर के दरवाजे पर बेटे के साथ बहू को देखा। इससे पहले कि वह कुछ पूछती, तभी उनकी बहू तेजी से अंदर आई और बोली, माँ जी, कुछ शर्म बची है या नहीं? पता है कमेटी वाले आपके बारे में क्या क्या बातें कर रहे हैं? तभी मालती जी बोली, बेटा, मुझे दुनिया वालों की बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे केवल इतना पता है कि सारी उम्र जिम्मेदारियां निभाते निभाते मैंने अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया था। बाकी की बची ज़िंदगी मैं हंसी खुशी से गुजारना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी कोई परेशानी होनी चाहिए। और रही बात जयप्रकाश जी की, तो उन्होंने मुझे जीना सिखाया है, वरना मैं तो पूरी तरह ही टूट चुकी होती। तभी उनका बेटा बोला, लेकिन माँ, आप इन लोगों को नहीं जानती। ऐसे लोग अपनापन दिखाकर दूसरों को लूट ले जाते हैं। बेटा, मैंने अपने ये बाल धूप में सफ़ेद नहीं किए हैं, और वैसे भी जिसे अपनों ने ही लूटा हो उसे दूसरे क्या लूटेंगे? और तुमने मेरे पास छोड़ा ही क्या है जो कोई लूट लेगा? उस समय जयप्रकाश जी, जो दरवाजे के बाहर खड़े हुए सारी बातें सुन रहे थे, घर के अंदर आ गए और उन्हें देखते ही मालती जी का बेटा और बहू का मुंह खुला की खुला रह गया। जैसे ही वे लोग उठकर जाने लगे, उसी समय जयप्रकाश जी ने कहा, बेटा, शर्म मालती जी को नहीं बल्कि तुम जैसे लोगों को आनी चाहिए। किसी का चरित्र मंथन करने से पहले तुम लोग एक बार भी नहीं सोचते। तुम लोग जानना चाहते हो कि तुम्हारी माँ क्या करती है? जैसे ही जयप्रकाश जी ने कहा तो मालती जी ने उन्हें चुप रहने का इशारा किया, लेकिन वह आज रुकने वाले नहीं थे। बोले, मंदिर में पूजा पाठ करने के बाद जब हम सब लोग पार्क में हर रोज़ सुबह और शाम बैठते हैं तो देखते हैं कि मंदिर के पास ना जाने कितने हम जैसे बूढ़े बुजुर्ग दंपत्ति वहीं सड़क पर अपना बसेरा बना लेते हैं। तुम जैसे बच्चे अपने माँ बाप को जब बेसहारा सड़क पर छोड़ देते हो भीख मांगने के लिए, उनके पास ना तो रहने को घर होता है और ना खाने को खाना। तुम्हारी सासू माँ उन सड़क पर बैठे हुए उन बुजुर्ग दंपत्तियों को, जिन्हें उनके बच्चों ने घर से निकाल दिया है और उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है, उनके लिए घर बनवाना चाहती है, ताकि जितने भी बेसहारा माँ बाप हैं उन्हें रहने के लिए घर और पेट भरने के लिए खाना मिल सके। अक्सर हम लोग बैठकर इसी विषय में योजना बनाते हैं। हमारी एक एनजीओ से बात भी चल रही है,
जो हमारी इस काम में मदद करेगी। तुम्हारी माँ का सपना पूरा होने ही जा रहा है, लेकिन आज अपनी माँ के बारे में तुम लोगों की ये विचार सुनकर मुझे महसूस हो रहा है कि अच्छा ही हुआ कि मेरा बेटा मुझे पहले ही छोड़कर चला गया। हैरानी की बात है, अपनी माँ के लिए बेटा और बहू की यह सोच भी हो सकती है। तुम अपने ऑफिस में किसी के साथ हंसते बोलते नहीं हो। जब तुम्हारी माँ ने तुम पर कोई अंकुश नहीं लगाया तो तुम कैसे? मालती जी के बेटे और बहू के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। वे चुपचाप चले गए। आज जयप्रकाश जी गुस्से में थे तो मालती जी बोली, चलिए छोड़िए इन बातों को, मैं चाय बनाती हूँ, चाय पी लीजिए और अपना गुस्सा ठंडा कीजिए। उनकी बातें सुनकर जयप्रकाश जी मुस्कुरा दिए और बोले, हमारी मेहनत रंग लाई। एनजीओ की तरफ से हमें वृद्ध आश्रम शुरू करने के लिए पास में एक बिल्डिंग मिल गई है। जल्दी ही वहाँ पर एक वृद्ध आश्रम बना दिया जाएगा और उसके बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा दिया जाएगा जिस पर लिखा होगा मालती जी का वृद्ध आश्रम। मंदिर में आने वाले सभी श्रद्धालुओं ने दिल खोलकर मदद की। देखते ही देखते वह वृद्धाश्रम बूढ़े बुजुर्ग दंपतियों से भर गया। मालती जी को भी जीने का एक मकसद मिल गया था। एक दिन मालती जी की बेटी कुछ दिनों के लिए उनके पास रहने के लिए आई। जब वह अपने भाई भाभी से मिलने गई तो उन्होंने उसे जयप्रकाश जी के विषय में बताया और यह भी कहा कि उसे माँ को समझाना चाहिए। लेकिन उनकी बेटी को अपनी माँ में कोई बुराई नज़र नहीं आ रही थी, बल्कि उसने देखा कि उसकी माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई थी। अपनी वृद्ध अवस्था को वह बड़ी ही खुशी से जी रही थी और जयप्रकाश जी उनका पूरा सहयोग दे रहे थे। उन दोनों की दोस्ती स्वार्थ से परे थी और इस दुनिया की समझ से भी परे थी। अकेले बैठे बैठे ये सब बातें सोचते सोचते मालती जी की बेटी की नज़र अखबार पर गई तो उसमें छपी एक खबर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। जब बुढ़ापे में बच्चे ही साथ छोड़ देते तो अकेली माँ या अकेला पिता कहाँ जाए। वृद्ध अवस्था में अकेलेपन को मात देने के लिए एक 60 वर्ष के बुजुर्ग ने 55 वर्ष की महिला के साथ विवाह किया। अपने गृहस्थी फिर से बसाकर वे दोनों आज बहुत खुश हैं। इस खबर को पढ़कर मालती जी की बेटी के मन में एक विचार आया। जब जयप्रकाश जी मालती जी के घर आए तो उसने अपनी माँ और जयप्रकाश जी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा और कहा कि आप दोनों के इस रिश्ते को यह दुनिया नहीं समझ पाई, तो क्यों ना आप इस रिश्ते को एक नाम दे दो। क्या आप दोनों एक दूसरे के जीवन साथी बनना पसंद करोगे? तभी मालती जी बोली, ये क्या बोल रही है तू? जानती है ये दुनिया क्या कहेगी? लेकिन उसकी बात सुनकर जयप्रकाश जी थोड़ी देर चुप बैठे रहे। दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। मालती जी के गुस्से को देखकर उन्होंने कुछ कहना मुनासिब ना समझा और अपने घर लौट गए। फिर मालती जी की बेटी ने उन्हें समझाया, माँ, अगर जीवन की राह में कोई अच्छा साथी मिल जाता है तो साथ चलने में कोई बुराई नहीं है। मालती जी सोचते सोचते अपने पति की तस्वीर के सामने बैठ गईं। उनका मन बेचैन हो रहा था। सोचने लगी कि मैं अपने पति को धोखा नहीं दे सकती। लेकिन फिर अगले ही पल विचार आया कि मेरे पति भी तो यही चाहते थे कि मेरे होठों पर हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे। मेरी आंखों में आंसू देखकर तो उन्हें भी चैन नहीं मिलता होगा। फिर अगर दोस्ती को एक रिश्ते का नाम दे दिया जाए तो दुनिया का मुंह भी बंद हो जाएगा। जयप्रकाश जी को भी इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था। चिंता थी तो केवल इसी बात की कि कोई उन दोनों पर उंगली ना उठाए। लेकिन जब मालती जी के बेटा और बहू तक यह बात पहुंची तब वे दोनों इस रिश्ते के एकदम खिलाफ थे। सोसाइटी में हर कोई उनके बारे में बातें कर रहा था। कोई उनकी हिम्मत की तारीफ़ कर रहा था तो कोई कानाफूसी कर रहा था। 2 दिन बीते तो अचानक मीडिया वाले मालती जी के वृद्ध आश्रम के बाहर पहुंच गए और उनसे इस रिश्ते के बारे में सवाल करने लगे। लेकिन मालती जी हैरान थीं कि उनको यह खबर कैसे पहुंची।
उधर मालती जी की बहू पीछे खड़े मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, बड़ी आई हिम्मत दिखाने वाली, दुनिया को जवाब देगी तब पता चलेगा। चारों तरफ जैसे हंगामा सा हो गया। मालती जी ने भी सोच लिया था कि आज वह चुप नहीं रहेंगी। जब मीडिया वालों ने पूछा कि क्या सच में इस उम्र में आप जयप्रकाश जी से शादी करने जा रही हैं? क्या वृद्ध आश्रम के लोगों को आप यही सीख देना चाहती हैं? मालती जी ने खुद को मजबूत बनाते हुए एक गहरी सी सांस ली और बोली, यह बिल्कुल सच है कि हम दोनों शादी करने जा रहे हैं, पर इसके लिए मजबूर करने वाला कौन है? यह समाज। हमारा शादी करने का मकसद केवल अपना अकेलापन बांटना है, वह केवल अकेलापन जो आज की पीढ़ी ने हमें दिया है। अरे हम लोग तो वो वृक्ष के सूखे हुए पत्ते हैं, जब कब झड़ जाएं मालूम नहीं है, लेकिन जब तक वृक्ष में लगे हुए हैं तब तक तो हमें भी खाद और पानी की ज़रूरत होती है। किसी से हंसना बोलना हमें भी अच्छा लगता है। अगर हम एक दूसरे का सुख दुख बांट लेते हैं, हंस बोल लेते हैं, तो यह भी समाज को राज नहीं आता। तभी जयप्रकाश जी आगे आए और मालती जी का हाथ थामते हुए बोले, शादी का फैसला हमने इसलिए किया ताकि समाज के सामने हमारे रिश्ते पर मोहर लग जाए और किसी को हमारा हंसना और बोलना अखरे ना। अब यदि किसी के मन में कोई सवाल है तो वह पूछ सकता है। तभी भीड़ में से तालियों की आवाज़ें आने लगीं। यह तालियां मालती जी और जयप्रकाश जी के भजन मंडली के बुजुर्ग साथी बजा रहे थे। देखते ही देखते पूरा वृद्ध आश्रम तालियों से गूंज उठा और सब उनके साहस की सराहना करने लगे। तो दोस्तों, मालती जी ने अपना जीवन संवारने के लिए जो फैसला लिया वो सही था या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अब तक आपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिएगा और पास में लगी घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, जिससे हम जब भी कोई नई कहानी डालें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।